क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं? आपको भी दिक्कत है हेयर फॉल की और आप भी गंजे हो चुके हैं मेरी तरह? दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और इस व्लॉग से वही लोग अटैच हो पाएंगे जिन्हें हेयर फॉल की दिक्कत है, जिन्हें बाल गिरने की परेशानी है और गंजे हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी लगभग 2 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे बाल हैं और इतने बाल थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम कभी होगी या मेरे बाल झड़ेंगे या गिरेंगे। और आपकी कंडीशन मेरी ये है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वो पहले के बाल थे और ये अब के बाल हैं। सब कुछ ट्राई कर चुका हूं मैं, तो आज मेरे पास में लास्ट ऑप्शन है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट। जैसा कि मैंने सुना है कि अगर एक बार बाल गिरना शुरू हो जाए तो उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई इलाज नहीं होता है। अगर एक बार गिरना शुरू हो गए तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आते हैं और इसका लास्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है। तो आज मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा हूँ। तो एक बार आप पास से देख लीजिए कि मेरी सर की कंडीशन इस टाइम क्या है। ये आप देख सकते हैं, पहले के फोटो आपने देख ही लिए होंगे और अब ये कंडीशन है। कि जब गिरना शुरू हुए थे तो ये कंडीशन आने में मुझे लगभग 2 साल लग गए हैं। तो अब चलिए देखते हैं ट्रांसप्लांट कैसे होता है, उसमें कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है और हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ट्रांसप्लांट के बाद हमें कितना टाइम लगता है बालों को ग्रो होने में, जो ये गंजापन है ये सब दूर होने में। तो वीडियो को आप देखते रहिए। अब चलते हैं डॉक्टर के पास में। सर, बढ़िया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गगनदीप, अच्छा तो सर कहाँ से आए हैं आप सर? बरेली, बरेली बाईचट्टी से। सर। ओके ओके सर। तो सर कोई क्वायरी वगैरह तो नहीं सर, कोई ट्रांसप्लांट को लेकर कुछ सोच रहे हैं? नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो पूछ ही ली हैं भैया से, अच्छा सर, सब कुछ ठीक है। तो बिल्कुल सेटिस्फाई है, कोई जी प्रॉब्लम तो बिल्कुल, नहीं किसी तरह की? नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो सर्जरी आपकी स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है दोस्तों। तो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट रामपुर में कराया था। वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे वीडियोस बनाने की और ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करने की अनुमति नहीं दी थी और यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से भी मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकता जो सेंसिटिव हो या किसी को देखकर उलझन महसूस हो या वो अनकंफर्टेबल हो। इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी आज देने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कराया जाता है, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले कौन-कौन सी जाँचें कराई जाती हैं या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कैसा फ़ील होता है या कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ डाल रखी थी, वो आपने देख ली होंगी। मैं फ्रेंड्स, मेरी अपॉइंटमेंट जो थी वो 10:30 बजे की थी, लेकिन मैं 2 घंटे लेट पहुँचा, 12:30 बजे पहुँचा था क्लिनिक हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट करने में कितना टाइम लगता है और कैसे-कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद क्या-क्या करना चाहिए, किन-किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए और हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आज से 3 दिन पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था रामपुर में। मैं मेरा जो ट्रीटमेंट था, हेयर ट्रांसप्लांट था, वो ऑपरेशन लगभग साढ़े 7 घंटे चला था। 12 बजे से लेकर लगभग साढ़े 7 मुझे निकलते-निकलते 8 साढ़े 8 भी हो गया था, जिसमें से ऑपरेशन टाइम जो था, केवल वही साढ़े 7 घंटे था। तो उसमें मुझे सबसे पहले, जैसे मैं जब वहाँ पहुँचा, तो सबसे पहले मेरा हेड शेव किया गया। 0 नंबर मशीन से, ट्रिमर से ट्रिम किया गया। उसके बाद स्पॉट लिए गए थे और मेजरमेंट लिया गया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रांसप्लांट मेरा होना है। तो वो मेजरमेंट डॉक्टर ने लिए। उसके बाद मुझे ओटी में ले जाया गया। ओटी में ले जाने के बाद मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। केवल वहीं-वहीं दिया गया जहाँ पर मेरा ट्रांसप्लांट होना था, यानी मेरे सर में दिया गया। अ, वो पेनफुल था। जैसे एनेस्थीसिया दिया गया तो वो बहुत ज़्यादा चुभन मुझे महसूस हुई और बहुत ज़्यादा ज़्यादा दर्द हुआ। उसके बाद कोई लिक्विड या दवाइयाँ मेरे सर में इम्प्लांट की गई थी। अंदर जो स्कल होता है, यानी जो हड्डी होती है हमारे सर में, खोपड़ी में, उससे जो उसके ऊपर की स्किन होती है उसके बीच में गैप करने के लिए। तो उसमें एनएस के साथ में जो ड्रिप चढ़ती है उसके साथ में कुछ दवाइयाँ मिलाकर मेरे सर में इम्प्लांट की गई थी। उसमें अंदर दवाइयाँ डाली गई थी ताकि जो हेड के ऊपर जो स्किन है वो थोड़ी उठ जाए, ताकि अगर कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ अगर सर में लगाई जाए तो वो ज़्यादा अंदर तक ना पहुँचे।
वो लगाने के बाद करीब आधा घंटा मुझे पेन फ़ील होता रहा। उसके बाद जब पूरा सुन्न हो गया मेरा सर, उसके बाद डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मेरे जहाँ-जहाँ मेजरमेंट लिया गया था, जहाँ ट्रांसप्लांट होना था, वहाँ पर होल्स किए गए थे। होल्स भी अच्छे खासे होल्स किए गए थे और जैसा ही अगर आपने कोई टैटू बनवाया हो अपनी बॉडी पर या वो पेन फ़ील किया हो, तो लगभग-लगभग वैसा ही पेन था। पहले होल्स बनाए गए थे जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करने थे। उसके बाद मेरे पीछे सर से जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इधर साइड से ये डोनर एरिया कहलाता है। यहाँ से मेरे जो हेयर के रूट्स से जो एक तरह से आप पौधे कह सकते हैं, जैसे पौधे होते हैं, उस टाइप से ही मेरे सर से पीछे के जो डोनर एरिया था, वहाँ से बाल निकाले गए। बाल निकालने में और जो होल्स बनाने में 1 घंटा लगा। उसके बाद जो मेरे सर से जो रूट्स निकाले गए थे, पौधे टाइप के जो बाल निकाले गए थे, जो इम्प्लांट करने थे अलग, उसे निकालने में लगभग 1 घंटा लगा। उसके बाद मुझे 15 मिनट का रेस्ट भी दिया गया था, ताकि मैं पेन को थोड़ा कवर कर सकूँ। वो कवर करने के बाद 15 मिनट के बाद फिर से मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई, जिसमें जो होल्स किए गए थे, उसमें जितने भी मेरे सर से बाल जो निकाले हुए थे, वो ट्रांसप्लांट करने के लिए वो ट्रीटमेंट शुरू हुआ। वो जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो फ्रेंड्स वो काफ़ी लंबा चलने वाला था, जिसकी वजह से मुझे एकदम सीधा लेटना था। जो वहाँ पर टेबल थी, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि लगभग 5-6 घंटे मुझे बिल्कुल सीधे लेटना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हुआ मुझे, ज़्यादा मैं करवट नहीं ले सकता था और सर की मूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से और थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे। लगभग 5 साढ़े 5 घंटे मेरा ट्रांसप्लांट चला, जिसमें जितने होल्स किए गए थे, उन सभी होल्स में जो पौधे टाइप के जो बाल निकाले हुए थे छोटे-छोटे, वो इम्प्लांट किए गए। इम्प्लांट करने में लगभग साढ़े 5 घंटे लगे। पेनफुल था लेकिन इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं था दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे कि हेयर फॉल के बाद जब अपने शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है मेरे हिसाब से। ये जितना पेन था वो फ़िलहाल इतना ज़्यादा पेन नहीं था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या हो सकता है अगर आप भी ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हो तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। फ़िलहाल के लिए तो ठीक था, पेन था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं सहन ना कर पाऊँ। उसके बाद लगभग 1 से डेढ़ घंटे और मुझे उसको जो दवाइयाँ उससे क्लीन वगैरह करना था, वॉश करना था, वो उन्होंने किया और हेड क्लीन करने के बाद लगभग मुझे आधे घंटे वहाँ पर बिठाले रहे और मुझसे पूछते रहे बार-बार कि मैं ठीक फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। उन्होंने जब तक ट्रीटमेंट मेरा किया, मैं पूरा होश में था। केवल जो सर का जो पोर्शन था, उसी को ही एनेस्थीसिया देके सुन्न किया हुआ था, तो वहाँ ज़्यादा पेन फ़ील नहीं हो रहा था। इसके अलावा डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे और मुझसे लगातार बात करते रहे, पूछते रहे, "कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है या पेन कैसा हो रहा है?" या और भी सारी चीज़ें मुझसे पूछते रहे, तो उनकी तरफ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, ताकि जो मैं चीज़ों को समझ सकूँ और इतना टाइम स्पेंड कर सकूँ उसके साथ में। तो वहाँ पर उसके बाद मुझे लगभग आधे घंटे उन्होंने बिठाला रखा और उसके बाद मुझे घर जाने के लिए बोल दिया, तो मैं लगभग साढ़े 8-9 बजे के टाइम रात में वहाँ से निकला और मैं अपने घर आ गया। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें करने के लिए मना किया गया था, जैसा कि ये कैप मेरे सर में लगाया था और डोनर एरिया में बैंडेज किया हुआ था, तो ये खोलने के लिए मना करा था। आज तीसरा दिन है, आज इसे खोलना है मुझे और चेक करना है। पीछे जो डोनर एरिया है, उसमें बीटाडीन ट्यूब लगाना है और ये हेड हटाकर अब मुझे देखना है जो बाल इम्प्लांट किए हुए थे मेरे, उनकी कंडीशन क्या है। इसके साथ में मुझे एनएस के जो बॉटल होती है ड्रिप, उसको छिड़कने के लिए या स्प्रे करने के लिए बोला है कि आप दिन में 4-5 बार इसे स्प्रे करते रहेंगे लगभग 5-6 दिन तक लगातार। उसके बाद ये चीज़ें बोला था कि जैसे मुझे सबसे पहले दिन यानी कि 36 घंटे करीब सीधा ही लेटना है, करवट लेके नहीं लेटना है, ताकि जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है कहीं वो प्रेशर से निकल ना जाए, बाहर ना आ जाए इस वजह से। तो वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। मैं रात भर सीधा ही लेटा रहा। नींद तो नहीं आई थी लेकिन हाँ, मैं रात भर सीधा लेटा रहा, इसी चिंता में कि कहीं कुछ टच ना हो जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। तो वो रात तो मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैं दिन के टाइम में सो लिया था। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन थोड़ी-सी मुझे इचिंग फ़ील हुई, तो मैंने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है उसमें जैसे एक खुरन टाइप का बनता है चोट लगने के बाद, वो जब चीज़ें होती हैं और वो जब सेट होते हैं, जो टिश्यूज़ जुड़ते हैं उसके बाद वो सूखते हैं तो वो वैसा इचिंगनेस हो रहा था। तो मुझे थोड़ी चिंता हुई तो मैंने उनको कॉल करके कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये नॉर्मल है और ऐसा होगा थोड़ा बहुत। ये 2-3 दिन तक करीब रहेगा।
हेयर ट्रांसप्लांट के 72 घंटे तक ये होता है कि टिश्यूज़ जो हैं वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद से ठीक होता चला जाएगा। तो वही चीज़ें ध्यान रखनी थी कि एक तो करवट नहीं लेना था, कहीं टच ना हो, कोई हाथ वगैरह या कोई और दूसरी चीज़ टच ना हो, इसकी थोड़ी केयर करनी थी। इसके अलावा मुझे अपना सर धोना नहीं है या भिगोना नहीं है। इसे वॉश करने के लिए मैंने पूछा था, तो ट्रांसप्लांट के 10वें दिन मुझे हेड वॉश करना है अपना। तो अगर हो सकेगा तो वो भी मैं आपको आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं शेयर करूँगा कि मुझे कैसा लगा या क्या परेशानी हुई। तो ओवरऑल मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आप कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता, ये इतना कोई यूनिक चीज़ मुझे नहीं लगी डरने वाली कि आपको डरना चाहिए। कुछ टेस्ट मेरे हुए थे, जैसे शुगर टेस्ट हुआ था और एचबी हुआ था, एचआईवी हुआ था और हेपेटाइटिस बी, सी, इस टाइप के कुछ ब्लड टेस्ट थे जो उन्होंने मेरे करवाए। वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराते टाइम पेन होता है दोस्तों, लेकिन इतना नहीं होता है कि आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। और भी सारी चीज़ें मेरे साथ में तो फिलहाल अच्छी हुई हैं और जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसके बाद अभी तक मुझे सारी चीज़ें नॉर्मल ही लग रही हैं। और अब मैं ये आपको हेड हटा के दिखाने वाला हूँ कि जहाँ मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था वहाँ पे क्या कंडीशन है अब। और उसके बाद देखते हैं, वॉश करते हैं इसको जैसा उन्होंने मुझे बताया था। एनस से धोते रहना है इसको, मतलब स्प्रे करते रहना है दिन में कम से कम 5 बार। तो वो चीज़ें आज हम करने वाले हैं। तो मैं ये पहले हेड हटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसकी टेपिंग मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट करने से पहले ही हटा दी थी कि बाद में ज़्यादा दिक्कत ना हो, मैं आपको आसानी से दिखा सकूँ। तो ये है मेरा हेड जहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये मार्किंग ली थी उन्होंने और ये ऊपर साइड में ये आप लोगों ने देख लिया होगा। ये मेरा ट्रांसप्लांट जितना ये आपको डार्क डार्क सा लग रहा है, ये सारा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है। और पीछे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वो बैंडेज लगी हुई है, ये डोनर एरिया है जहाँ से मेरे बाल लिए गए थे। अभी इसको भी मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको कि क्या कंडीशन है। वो अभी मैंने भी नहीं खोली है कि उसका क्या कंडीशन अभी हो रहा है, तो वो मैं भी आपको खोल कर दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो ड्रेसिंग थी मेरे डोनर एरिया में वो हटा दिए। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये देखिए, ये जो हैं ये नए बाल लगाए हुए हैं सारे, जो आपको डार्क दिख रहे होंगे। ड्रेसिंग खोल के मुझे इसे डीएनएस से साफ़ करना था, स्प्रे करना था, वो मैं कर आया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डोनर एरिया। ये है मेरा डोनर एरिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये बाल लिए हुए हैं मेरे। तो ये है डोनर एरिया। जो डोनर एरिया होता है, उस जगह पर 4 बाल छोड़कर फिर 5वाँ बाल लिया जाता है। जैसे कि आपका 1 बाल ले लिया, उसके बाद फिर 4 बाल छोड़ दिए, फिर 1 बाल ले लिया, फिर 4 बाल छोड़ दिए, फिर 1 बाल ले लिया। इस टाइप से आपके जो डोनर एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा बाल होते हैं, वहाँ से लेकर आपके इस तरह से जगह-जगह पर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहें तो मेरी तरफ से बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। कि अगर एक बार हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाए या बाल गिरना शुरू हो जाएँ, गंजा दिखने लगें अगर हम, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत बुरा लगता है अपने आप में। बालों से ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी होती है। अगर वो ना रहें तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि अगर आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, आपको कैसा लगता होगा या आप क्या फ़ील करते होंगे। तो उसमें बहुत सारी थेरेपी लोगों ने बना रखी है कि ट्रांसप्लांट कराने से ऐसा हो जाता है, ट्रांसप्लांट कराने से वैसा हो जाता है। तो फिलहाल मैं करा चुका हूँ। मुझे ऐसी फ़िलहाल कोई अभी तक दिक्कत नहीं हुई है और आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। जैसा कि आज की जो कंडीशन है वो मेरी ठीक है। जैसा मुझे पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था सेम वही कंडीशन है और वैसा ही है। उससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं है। फिलहाल सब कुछ ठीक है मेरे साथ में। और आज के बाद में अब मुझे 10वें दिन अपना हेड वॉश करना है शैम्पू से। तो उस दिन के बाद से ही जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया है कि ये जो मेरे नए बाल लगे हुए हैं, इनकी ग्रोथ 3 महीने के बाद से मुझे देखने को दिखाई देगी। देखने को मतलब मिलेगी, क्योंकि ये जो बाल होते हैं, ये बाल एक बार गिर जाते हैं, उसके बाद जो अंदर इसके अंदर रूट्स होंगी, जो नए बाल निकल कर आएँगे, वो मेरे भविष्य में या फ्यूचर में वो आगे मेरे बड़े होंगे बाल और वो नेचुरल दिखेंगे। जैसा कि आपको अभी दिख रहा होगा, अलग से ही लगे हुए दिख रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो 3 महीने के बाद से एकदम ख़त्म हो जाएँगी
और नेचुरल होने में लगभग वही 6 महीने से साल भर तक तो बाल बड़े होने में लगता ही लगता है। लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो मुझे 10 दिन के बाद से दिखाई देना शुरू हो जाएगी। उन्होंने जैसा बताया कि 10 दिन के बाद पता चल जाएगा कि ये बाल बड़े हो रहे हैं या नहीं। तो 10 दिन तक मुझे बहुत केयर करनी है और शुरू के 3 दिन मुझे कुछ भी यहाँ लगाने के लिए या टच करने के लिए भी मना किया हुआ है कि आप अपने हेड को टच नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं लगा सकते, इसे वॉश नहीं कर सकते, पानी नहीं डाल सकते या इसे किसी भी चीज़ से पोंछ नहीं सकते। और अगर आपको इचिंग होती है तो आप खुजला भी नहीं सकते। वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है क्योंकि जैसे खुरंट आप जानते होंगे, चोट लग जाती है उसके बाद में खुरंट बनता है। तो वो जब करंट बन रहा होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली करने का मन होता है। तो लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल मना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो नए बाल लगे लगे हुए हैं ये प्रॉपर तरीके से अभी टिश्यू से अटैच नहीं हुए हैं तो वो हट सकते हैं या निकल सकते हैं। तो वो जितने भी निकल जाएँगे वो डेड हेयर हो जाएँगे। तो जो हमारे ट्रांसप्लांट कराए वो भी बेकार हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ओवरऑल मेरे साथ में सब कुछ ठीक है और कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर करता रहूँगा। इसके बाद मैं 10वें दिन की वीडियो डालूँगा, जो फर्स्ट वॉश करूँगा मैं, हेड वॉश करूँगा। उस टाइम पर देखते हैं कंडीशन कैसी है और कैसी ग्रोथ हो रही है या क्या दिक्कत मुझे हुई है या क्या दिक्कत नहीं हुई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरा डोनर एरिया में थोड़ा-सा जख्म टाइप का है, उसमें थोड़ा दर्द भी है एक्चुअली। आगे इतना नहीं है, यहाँ पर या यहाँ पर इतना दर्द मुझे नहीं है, लेकिन जितना पीछे है। तो वहाँ पे अभी मुझे बीटाडीन लगाना है। दिन में कम से कम 1 बार बीटाडीन लगाना है और जो एनएस है, जो दवाइयाँ मुझे दे रखी हैं, उससे मुझे हेड वॉश करना है कम से कम दिन में 5 बार। स्प्रे करना है मतलब, वो दिन में 5 बार करना है। तो दोस्तों अगर आप ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। मैं बरेली का रहने वाला हूँ, रामपुर से मैंने कराया है। अगर आप मेरे आस-पास एरिया से हैं और आप मेरे डॉक्टर से कराना चाहें तो आप मुझे नीचे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वहाँ से कोई हेल्प चाहिए हो, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो या आपको भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस डॉक्टर से मैंने कराया है अगर वो आप उन्हीं से कराना चाहें तो कुछ आपको डिस्काउंट वगैरह भी अगर मेरी तरफ से हो सकता होगा, तो वो आपको मैं करा दूँगा क्योंकि बाहर जो मैंने पता करा था, वो जो ट्रांसप्लांट की फ़ीस थी, वो बहुत ज़्यादा थी। ये लेकिन ये जो जहाँ मैंने ट्रांसप्लांट कराया एक्चुअली वो मेरे जानने वाले ही हैं। तो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने रीज़नेबल प्राइस में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया है। अगर आप लोग भी कराना चाहें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। तो अगर आप मैसेज करते हैं, तो उसमें आप मुझे अपने फ़ोटोज़ और सारी जानकारी अपनी दे सकते हैं। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको बता सकता हूँ कि आपका ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं, या कितने तक में हो पाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ लगा हो कि मैंने आपके लिए कुछ आसान किया है या कुछ सवालों के जवाब मैं अगर आपको दे पाया हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे दोस्त के साथ में शेयर कीजिए जिसे ये परेशानी हो और वो भी ट्रांसप्लांट कराने के लिए सोच रहा हो, तो आप उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं या हेयर ट्रांसप्लांट की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। और अगर उनके लिए हेल्पफुल हुई तो आपके तरफ से ये अच्छा ही काम होगा क्योंकि मैं जानता हूँ एक गंजेपन का क्या दिक्कत होती है या कैसा लगता है, तो मैं इससे जूझा हुआ हूँ और मैंने ट्रांसप्लांट कराया है तो मुझे पता है फ़र्क पहले में और अब में क्या है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद।